डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे मार्क्सवाद के बारे में और मार्क्सवाद के प्रारंभिक बातें और इसके कुछ सिद्धांत अपन ने पीछे की कक्षाओं में देख लिए। आज अपन देखेंगे अलगाववाद का जो सिद्धांत था कार्ल मार्क्स का, उसके बारे में। यानी कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, अलगाव यानी दूरी या किसी से अपन कह सकते हैं विमुख होना। ये अलगाववाद का सिद्धांत है, यानी कि एक प्रकार से किसी से दूरी बनाना या किसी से विमुख हो जाना या अपन कह सकते हैं अलग हो जाना। तो ये कार्ल मार्क्स की ये जो विचारधारा है, ये नव मार्क्सवाद के नाम से भी जानते हैं, या अपन कह सकते हैं कि ये जो विचारधारा ली गई है, जो एक ल्यूक्यूज नाम का एक विद्वान हुआ है, और ल्यूक्यूज ने जो तरुण मार्क्सवाद एक विचारधारा रखी थी 1923 के अंदर, उसी के आधार पर जब इसकी एक पांडुलिपि थी, आर्थिक व जो दार्शनिक पांडुलिपियों का एक विचारों का जो समूह था, उसका जब प्रकाशन किया गया तो उसके अंदर ये बात अपने सामने आई थी, अलगाव की बात। तो कार्ल मार्क्स का जो अलगाववादी सिद्धांत है, ये मानवतावादी सिद्धांत है, मानवतावादी, यानी कि मनुष्य पर ज़्यादा बल देता है। और कार्ल मार्क्स का मानना है कि एक प्रकार से जो मनुष्य के अंदर जो अलगाव के जो भाव आए हैं, वो आए हैं पूंजीवाद की वजह से। पूंजीवाद के कारण मनुष्य के अंदर अलगाव के भाव आए हैं। यानी कि मनुष्य के अंदर ये पूंजीवादी धारणा है। इस पूंजीवादी धारणा के कारण मनुष्य को केवल और केवल एक आर्थिक मानव बना दिया है। यानी उसको केवल धन के अलावा कुछ भी नहीं सोचता, सबसे उसका लगातार क्या होता जा रहा है, अलगाव होता जा रहा है। और इस संबंध में कार्ल मार्क्स ने कहा था कि ये पूंजीवादी व्यवस्था है, उससे अच्छी तो व्यवस्था कौन सी थी, सामंतवादी थी। यानी इतना बुरा बताया इस पूंजीवादी व्यवस्था को, जो सामंती अवस्था है उसको अच्छा बताया था, किसकी अपेक्षा, इस पूंजीवादी व्यवस्था की अपेक्षा। यानी कि इस अलगाव के अंदर इस पूंजीवादी धारणा ने मनुष्य को एक प्रकार से अकेला बना दिया, या अपन कह सकते हैं बेगाना बना दिया, या मनुष्य को सब तरह से अलग बना दिया है। यानी कि मनुष्य अपने आप को एक अलग महसूस करने लग गया है। तो कार्ल मार्क्स ने जो ये अलगाववादी जो सिद्धांत दिया था, उसके अनुसार मनुष्य को 4 प्रकार के अलगाव के बारे में विमुख होते हुए बताया है। तो वो देखते हैं कि मनुष्य कौन कौन से जो अलगाव की स्थिति का जो शिकार हुआ है वो कौन सा है। एक तो है उत्पादन या रचना संबंधी अलगाव। दूसरा जो अलगाव है वो है एक प्रकार से अपने स्वयं से अलगाव। तीसरा है वो है प्रकृति से अलगाव। और चौथा है वो है समाज से अलगाव। यानी कि मनुष्य है वो उत्पादन के जो साधन हैं उनसे भी अलगाव की स्थिति में आ गया है, यानी उनके प्रति भी उसका मोह नहीं रहा है। अपने आप यहाँ तक स्वयं से भी वो क्या करने लगा है, नफरत करने लग गया है। यानी कि अपने आप से भी वो अलग महसूस करने लगा है, प्रकृति से भी वो अलगाव की स्थिति में आ गए और समाज से भी अलगाव की स्थिति में आ गए। तो अब अपन एक एक को देखते हैं कि किस प्रकार से उत्पादन या रचना संबंधी उसके अंदर अलगाव के भाव पैदा हुए हैं। प्राचीन समय की अगर अपन बात करते हैं तो प्राचीन समय में किसी वस्तु का जब निर्माण किया जाता था तो वो उस वस्तु का निर्माण केवल एक ही व्यक्ति करता था, एक ही व्यक्ति करता था, और उस वस्तु के प्रति उसका लगाव क्या होता था, ज़्यादा होता था। यानी उस वस्तु के प्रति उसका जो लगाव था वो क्या था, ज़्यादा था, क्योंकि मनुष्य
अकेला वस्तु का निर्माण करता और उसके अंदर एक अपनत्व की क्या आती थी, भावना आती थी। लेकिन इस पूंजीवादी अवधारणा ने एक प्रकार से मनुष्य को मशीन की तरह समझा, यानी मशीनरीकरण के तहत जब एक वस्तु का निर्माण किया जा रहा है तो उसके जो विभिन्न पार्ट हैं उन विभिन्न पार्टों का अलग अलग लोगों द्वारा क्या किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है। जैसे अपन उदाहरण लेते हैं मोबाइल का, ये मोबाइल है, मोबाइल कोई एक व्यक्ति नहीं बनाता, इसके अलग अलग जो पार्ट हैं और हैं सब लोग अलग अलग बनाते हैं। तब उनका एक पार्ट विशेष की प्रतीत होता है, लेकिन उनका उस पार्ट से भी वो विमुख हो जाते हैं कि अपने ऊपर कोई जिम्मेवारी तो है नहीं अपन उसको, क्योंकि उस व्यक्ति को स्वयं को पता नहीं होता है कि अपन ये पार्ट जो बना रहे हैं उसका जब एकीकरण होगा तो ये जो इसका एक नवीन स्वरूप जिस प्रकार से वस्तु का आएगा वो कैसा होगा। तो इस स्थिति के अंदर जो उत्पादन की स्थिति है या अपन कह सकते हैं रचना की स्थिति है, उसके संबंध में मनुष्य का लगातार क्या हो रहा है, अलगाव हो रहा है, या अपन कह सकते हैं मनुष्य बेगाना हो रहा है। तो ये था अपने उत्पादन या रचना संबंधी अलगाव। जैसे उदाहरण की दृष्टि से अगर अपन देखते हैं तो पहले प्राचीन समय में जब किसान, एक उदाहरण और देख लेते हैं, इसका बेहतरीन समझ में आ जाएगा। जैसे प्राचीन समय में कोई व्यक्ति जैसे हल बनाता था तो वो उसका निर्माण स्वयं करता था संपूर्ण हल का, और उस हल को फिर किसान है वो जोतने के लिए लेकर आते थे, और उस किसान का और उस हल को बनाने वाला व्यक्ति जो होता था उसके प्रति उनका जो संबंध था या लगाव था वो बहुत ज़्यादा था। लेकिन आज के युग में यह मशीनरीकरण हो गया। मशीनरीकरण की वजह से इस प्रकार से एक वस्तु का निर्माण एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाकर अनेक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। या अपन कह सकते हैं एक वस्तु के अंदर जितने पार्ट होते हैं उस पार्टों का जो निर्माण होता है वो अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा होता है, जिसके कारण इसमें एक प्रकार से उस वस्तु के प्रति मोह है या अपन कह सकते हैं लगाव की स्थिति मनुष्य के अंदर नहीं आती। तो ये उत्पादन या रचना संबंधी अलगाव हो गया मानव का कार्ल मार्क्स के अनुसार इस अलगाववादी सिद्धांत में। दूसरा देखते हैं अपन प्रकृति से अलगाव। प्रकृति से भी मनुष्य है वो क्या हो रहा है, विमुख होता जा रहा है लगातार। कैसे होता जा रहा है, प्राचीन समय में अपन अच्छे से जानते हैं। जैसे अपन उदाहरण की दृष्टि से अगर देखें तो प्राचीन समय में जब व्यक्ति प्रकृति के सानिध्य में रहता था तो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ होता था। उनकी प्रकृति के प्रति क्या रहती थी, एक लालसा रहती थी, जिज्ञासा रहती थी, या अपन कह सकते हैं प्रकृति के प्रति उसका प्रेम ज़्यादा था। लेकिन जैसे जैसे यह मशीनरीकरण का युग आया उसके तहत प्रकृति से भी मनुष्य अपने आप से क्या समझने लग गया, अलग समझने लगा। मनुष्य के अंदर अलगाव के भाव पैदा हो गए। जैसे अगर अपन उदाहरण को इसको समझते हैं तो प्राचीन समय में जब आज से अगर अपन बात करते हैं 30-40 साल पहले की या 20-30 वर्ष पहले की, जब मनुष्य को रात को सोता था तो बिल्कुल खुले में सोता था। और आज के युग की अगर अपन बात करते हैं तो ये कूलर है, पंखे हैं, एसी है, उसके अंदर मनुष्य रहता है। तो एक प्रकार से मनुष्य का जो जीवन है एक प्रकार से सीमित सा हो गया, प्रकृति से उसका कोई लेना देना ही नहीं रहा है। तो प्रकृति से भी उसका क्या होने लग गया है, अलगाव होने लग गया, या अपन कह सकते हैं उससे जुड़ाव है वो कम होने लग गया है। तो प्रकृति से भी उसका क्या है, अलगाव। तो ये भी इस कार्ल मार्क्स ने अलगाववाद के अंदर बताया था। और साथ में ही समाज से भी मनुष्य अलग होता जा रहा है। प्राचीन समय में अगर अपन बात करते हैं तो मनुष्य हैं वो अपने समाज के अंदर बैठते थे। बहुत सारे लोग एक दूसरे के सुख दुख के क्या होते थे, भागीदार होते थे। लेकिन आज की स्थिति अगर अपन देखते हैं, कोई व्यक्ति कार्य पे जाता है यानी ऑफिस में जाता है और ऑफिस से वापस घर आ जाता है, और घर से वापस कहाँ चला जाता है, ऑफिस चला जाता है। कहने का भावार्थ ये हुआ कि मनुष्य से समाज से कोई लेना देना नहीं रहा है। समाज से वो क्या होता जा रहा है, लगातार अलग होता जा रहा है, या अपन कह सकते हैं विमुख होता जा रहा है। यानी कि उससे दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं रहा है। वो केवल और केवल इस पूंजीवादी व्यवस्था के कारण वो अपने तक ही क्या रह गया है, सीमित रह गया है। यानी समाज से वो लगातार टूटता जा रहा है। तो ये समाज से भी अलगाव की स्थिति आ गई है। और साथ में अगर अपन बात करते हैं अंतिम रूप में, ये स्वयं अपने आप से भी अलगाव, घृणा महसूस कर रहा है कि ये अपने पास किस प्रकार की ज़िंदगी है, अपन क्यों भाग रहे हैं, कैसे भाग रहे हैं, किस लिए भाग रहे हैं, केवल पूंजी के पीछे भाग रहे हैं। इस प्रकार से मनुष्य को इस प्रकार की दिनचर्या हो जाती है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर तक
या मनुष्य को अपने ना तो समाज में वो बैठता है, ना ही प्रकृति से वो ख्याल रखता है, ना ही उत्पादन के जो संसाधन है उसमें उसका इंटरेस्ट है, तो अपने आप से भी वो क्या होने लग गया है, अब बेगाना सा होने लग गया है। तो ये अलगाववाद के जो प्रमुख प्रकार बताए थे कार्ल मार्क्स ने, अलगाववादी जो सिद्धांत था कार्ल मार्क्स का, उसमें जो उत्पादन या रचना संबंधी, स्वयं का अलगाव संबंधी, प्रकृति से अलगाव और समाज से अलगाव, तो ये इसके अंदर अपन देख सकते हैं इस अलगाव के बारे में। तो इससे आगे अपन देखते हैं अलगाववाद के सिद्धांत से आगे इन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात बताई थी। इन्होंने जो संपत्ति है, पूंजीपति है, पूंजी और जो पूंजीवाद है और उसके भविष्य के संबंध में इन्होंने धारणा एक स्पष्ट की थी, उसके बारे में अब अपन देखेंगे। यानी कि पूंजीवाद का इन्होंने क्या किया था, एक प्रकार से विश्लेषण किया था। पूंजीवाद का विश्लेषण किया था किसके संबंध में, भविष्य के संबंध में, कि आगे आने वाले समय में ये पूंजीवाद की स्थिति क्या होगी। तो पूंजीपति हैं वो एक प्रकार से अपने लाभ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। यानी कि पूंजीपति अपने लाभ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। और वो इस कदर एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि उसका उत्पादन इतना बढ़ जाएगा कि एक दिन वो जो एक प्रतिस्पर्धा, जो कंपटीशन की भावना है वो समाप्त हो जाएगी और वस्तु का उत्पादन इतना ज़्यादा हो जाएगा जिससे वस्तु की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। और अंत में एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि ये पूंजीवादी धारणा है ये क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो ये पूंजीवाद के विश्लेषण में भविष्य के संबंध में कार्ल मार्क्स ने कुछ बताया था। अब कार्ल मार्क्स के संबंध में देखते हैं अपन, कार्ल मार्क्स का राज्य के साथ कैसा संबंध बताया था। एक प्रकार से कि कार्ल मार्क्स ने राज्य के बारे में एक प्रकार से जो विश्लेषण दिया था, या अपन कह सकते हैं क्वेश्चन 20 से पूछा जा सकता है कि राज्य व शासन संबंधी जो अवधारणा थी कार्ल मार्क्स की, राज्य व शासन संबंधी कार्ल मार्क्स की अवधारणा, कार्ल मार्क्स की जो धारणा थी या उसके जो विचार थे उसके बारे में। तो कार्ल मार्क्स ने जो राज्य का जो प्रादुर्भाव बताया था वो एक प्रकार से बताया था पूंजीपतियों के संरक्षण के लिए, और जो शोषक वर्ग है उसके शोषण के लिए किसका गठन हुआ था, राज्य का हुआ था। यानी कि एक प्रकार से किसको संरक्षण देने के लिए राज्य का गठन हुआ था, पूंजीपतियों को, पूंजीपतियों के संरक्षण के संबंध में राज्य का क्या हुआ था, गठन हुआ था। यह अपने को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। यानी कि कार्ल मार्क्स है वो राज्य को एक वर्गीय संस्था मानता है। किसके समर्थन में मानता है, पूंजीपतियों के समर्थन में मानता है। यानी कार्ल मार्क्स है वो राज्य को क्या मानता है, एक वर्गीय संस्था मानता है। यह अपने को क्या रखना है, ध्यान में, कि राज्य है वो केवल और केवल किसका पक्षधर है, पूंजीपतियों का पक्षधर है। गरीबों के शोषण के लिए पूंजीपतियों ने किसका गठन किया था, राज्य का। और जो राज्य है वो पूंजीपतियों को क्या दे रहा है, संरक्षण दे रहा है। साथ में ही कार्ल मार्क्स ने यह भी बताया कि ये कार्ल मार्क्स के अनुसार जो राज्य की उत्पत्ति हुई थी वो वर्ग विभेद के कारण हुई थी। और उन्होंने जो वर्ग विभेद के संबंध में बताया था वो बताया था कि राज्य की उत्पत्ति का कारण है वो वर्ग विभेद है, और राज्य शोषक वर्ग के हितों की क्या करता है, सुरक्षा करता है। ऐसा किसी ने बताया था, कार्ल मार्क्स ने। मैंने पहले भी बताया था शोषक और शोषित दो वर्ग बताए थे। एक तो बताया था शोषक वर्ग, शोषक वर्ग, और एक बताया था शोषित वर्ग, शोषित वर्ग। शोषक वर्ग है वो है पूंजीपति, यानी जो शोषण करते हैं वो किस में शामिल किए, शोषक में। और जिनका शोषण हो रहा है वो किस में है, शोषित वर्ग में, यानी मजदूर वर्ग। तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि वर्ग विभेद के कारण किसका गठन हुआ, राज्य का निर्माण हुआ, या अपन गठन कह सकते हैं। और ये क्यों हुआ था, शोषक वर्ग
के शोषित वर्ग पर एक प्रकार से अपन कह सकते हैं उसके शोषण करने के लिए किसका गठन किया गया था? राज्य का गठन किया गया था। ये अपने को क्या रखना है? ध्यान में रखना है। या अपन कह सकते हैं राज्य व शासन है वो दोनों ही जो एक प्रकार से जो शोषित वर्ग है उसके शोषण के लिए बने हैं, ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। साथ में अगर अपन बात करते हैं इसी संबंध में, तो इन्होंने बताया कि जब एक ऐसा समय आएगा, आने वाले समय में जब जो ये शोषित वर्ग है वो किसके विरुद्ध क्रांति करेगा? शोषक वर्ग के समक्ष क्रांति करेगा। और जब ये मजदूर वर्ग का आधिपत्य होगा तो उस समय उन्होंने कहा था सर्वहारा वर्ग, सर्वहारा वर्ग की संज्ञा दी थी कि कुछ समय तक जो अधिनायकत्व रहेगा वो किसका रहेगा? सर्वहारा वर्ग का रहेगा, अर्थात इस शोषित वर्ग का रहेगा, मजदूर वर्ग का रहेगा, जो एक प्रकार से बिल्कुल इस शोषक वर्ग को अर्थात पूंजीपति वर्ग को क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। और अंत में इन्होंने कल्पना की थी कि एक समय ऐसा आएगा जब ना तो राज्य रहेगा ना कोई और रहेगा। तो एक प्रकार से राज्य विहीन समाज की कल्पना करता है, राज्य विहीन समाज की कल्पना करता है कि ना तो राज्य रहेगा ना कोई और रहेगा, सब लोग क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ऐसा कार्ल मार्क्स ने राज्य व शासन के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए थे। यानी कि कार्ल मार्क्स ने राज्य व शासन दोनों को पूंजीपतियों का संरक्षक बताया। इसका निर्माण भी वर्ग विभेद के कारण हुआ, शोषक वर्ग के हित में हुआ, शोषितों के शोषण के लिए किसका गठन किया गया? राज्य का। और उन्होंने बताया कि एक समय ऐसा आएगा जब बिल्कुल परेशान होकर शोषित वर्ग है वो शोषक वर्ग के विरुद्ध क्या करेगा? क्रांति करेगा, अर्थात मजदूर वर्ग किसके विरुद्ध में? पूंजीपतियों के विरुद्ध में। और जो जिस समय ये क्रांति करेगा तो सत्ता किसके हाथ में आ जाएगी? इस मजदूर वर्ग के। वो काल कौन सा होगा? सर्वहारा वर्ग। और उसके बाद कुछ समय बाद ये पूंजीपतियों का बिल्कुल क्या हो जाएगा? समापन हो जाएगा। और उसके बाद ना तो राज्य की आवश्यकता है ना कोई और शासन की आवश्यकता है, सब लोग क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। जिसमें ऐतिहासिक भौतिकवाद अवस्था के अंदर अपन ने लास्ट अवस्था पढ़ी थी साम्यवादी, यानी कि सब लोग क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, यानी साम्यवाद की क्या हो जाएगी? स्थापना हो जाएगी। अब इस राज्य व शासन संबंधी अवधारणा के अंदर उसके अपन आलोचना अगर देखते हैं तो अब आलोचकों का मानना है कि राज्य है वो कभी इस प्रकार से दुर्व्यवहार या वर्ग भेद किसी एक वर्ग के लिए गठित संस्था नहीं है। राज्य है वो एक क्या है? नैतिक संस्था है। राज्य क्या है? एक नैतिक संस्था है। और जो शोषित वर्ग होता है या अपन कह सकते हैं जो मजदूर वर्ग है उसका भी क्या है? हितैषी है। उसके कल्याण के लिए भी अनेक प्रकार की क्या बनाई जा रही हैं? योजनाएं राज्य के द्वारा संचालित की जा रही हैं। तो इसमें राज्य है वो आलोचकों का कहना है कि शोषित वर्ग के शोषण में सहायक नहीं है, बल्कि शोषण वर्ग जो शोषित वर्ग है उसके उत्थान में राज्य क्या है? सहायक है। तो ये इसके आलोचकों का कहना था। साथ में ही राज्य की एक प्रकार से विलुप्त होने की जब बात कार्ल मार्क्स करता है तो ये कभी इस प्रकार से संभव नहीं हो सकता। इस आधार पर यह कल्पना की गई थी, यह भी एक प्रकार से व्यर्थ साबित बताई। किसने? कार्ल मार्क्स के आलोचकों ने। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं अपने लोकतंत्र और धर्म और राष्ट्रवाद के संबंध में कार्ल मार्क्स के कैसे विचार थे, यानी कि जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र साथ में धर्म और साथ में जो राष्ट्रवाद की धारणा है उसके संबंध में इन तीनों को ही कार्ल मार्क्स ने एक शोषण का क्या बताया था? जरिया बताया था। किसके द्वारा? इनका नाम लेकर, डेमोक्रेसी का, धर्म का और राष्ट्रवाद का। इसके तहत शोषक वर्ग द्वारा शोषितों का क्या किया जाता है? शोषण किया जाता है। यहाँ तक धर्म के संबंध में कार्ल मार्क्स ने किसकी संज्ञा दी थी? अफीम की संज्ञा दी थी। और अगर अपन बात करते हैं राष्ट्रवाद, तो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जो मजदूर वर्ग है उनका कोई राष्ट्र नहीं होता। और इस संबंध में उन्होंने एक नारा भी दिया था कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, यानी विश्व के मजदूरों एक हो जाओ। यह नारा दिया था, यह कार्ल मार्क्स ने ही दिया था।
क्यों दिया था कि जब मजदूर वर्ग का अगर शोषण हो रहा है तो उसके लिए किस प्रकार से ये राष्ट्र महत्वपूर्ण हो जाता है, कौन सा राष्ट्रवाद है ये। तो इस प्रकार से राष्ट्रवाद के धर्म के लोकतंत्र के विरुद्ध में था। ये राज्य विहीन समाज की क्या करता था, कल्पना करता था। लेकिन अपन अच्छे से जानते हैं लोकतंत्र में सभी लोगों को अधिकार, फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी दिए जाते हैं, सब लोगों को स्वतंत्रताएं भी दी जाती है। धर्म है वो व्यक्ति को एक नैतिकता का गुण या अपन कह सकते हैं नैतिकता का पाठ पढ़ाता है। राष्ट्रवाद के तहत एक अपन कह सकते हैं कि लोगों के अंदर एक एकता की भावना आती है, आपसी सहयोग की भावना आती है। तो इसके आलोचकों ने इस आधार पर इसकी क्या की थी, आलोचना भी की थी। इसी के साथ जो अपना मार्क्सवाद का जो टॉपिक था वो आज क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसी इकाई के अंदर जो अंतिम लेसन है अपना गांधीवाद वो पढ़ेंगे अपन आगे की नेक्स्ट कक्षा में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।